आज का टॉपिक है आइल्स। आइल्स स्पेसिफिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको इंटरनेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिस्टम। ओके, वाई स्पेसिफिकली आइल्स जो है ना वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है हमारा इंग्लिश को प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को और एम्बेसी को, किसी भी कंट्री के एम्बेसी को जहाँ पे आइल्स यूज़ होता है। मेजरली हर कंट्री में यूज़ होता है। ओके, वैसे आइल्स के अलावा पीटीई है, पीटीई, टोफल, डुओलिंगो। ओके, इसके अलावा ये सब भी हैं, पर मेजरली आइल्स यूज़ होता है। अब आइल्स में भी वैरायटी आती हैं। एक आइल्स हो गया एकेडमिक, एक हो गया आइल्स का जनरल, और आइल्स UKVI भी होता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं आइल्स के टेस्ट देने की, उसी तरीके से उनके अलग अलग रूल्स हैं। मैं बेसिक आपको, अगर आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा लेना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली आइल्स एकेडमिक पेपर आपको देना पड़ेगा, आइल्स जनरल नहीं। लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल। आइल्स जनरल जो है वो आप लेट्स एग्जांपल अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हो PR के लिए, तो इसमें आपको आइल्स जनरल पेपर देना होगा और इसमें आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट 777-8 की होनी चाहिए। ये है रिक्वायरमेंट पूल में बैठने के लिए कि आपके अगर 777-8 आते हैं मार्क्स 4 अलग अलग मॉड्यूल में, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो पूल में बैठने के लिए। अगर आप एकेडमिक्स के लिए जा रहे हो तो आप स्पेसिफिकली स्टडी के लिए जा रहे हो और वो उसी चीज़ के लिए मान्य है। ये जो आइल्स एकेडमिक्स है, ओके, वो जनरल के लिए मान्य नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आयरलैंड की बात आयरलैंड एज अ एम्बेसी कंट्री वो आइल्स और डुओलिंगो एम्बेसी में एक्सेप्ट होता है। इस साल तक का बता रहा हूँ, 2022 तक का। 23 में क्या होगा रूल, या 24 में क्या होगा, या गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, मुझे नहीं पता। इस साल का जुलाई अगस्त तक का मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक का ये रूल है कि डुओलिंगो एक्सेप्ट हो रहा है आयरिश एम्बेसी में एज अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, सो मैं आपको स्पेसिफिकली आइल्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आइल्स दिया था 2021 में, फरवरी में मैंने बुक किया था, अप्रैल में मैंने पेपर देना था 27 मार्च को। ओके, एक महीने का मैंने प्रिपरेशन लिया था, प्रिपरेशन टाइम। एक महीने का प्रिपरेशन टाइम एटलीस्ट आपको लेना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो जिनका पढ़ाई से टच हट गया है। रीजन बीइंग कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और आपको, चलो मैं थोड़ा सा पीछे बैकट्रैक करते हैं। आइल्स के एग्जाम में 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, जो आपका रीडिंग है और राइटिंग है ये थोड़ा मुश्किल होता है रेदर देन स्पीकिंग एंड आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग। और कल रात वहाँ थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग एंड रीडिंग ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग से। ओके, ये स्पीकिंग और लिसनिंग में आप फिर भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर लोगे, पर राइटिंग एंड आपका रीडिंग है, इसमें हमें प्रैक्टिस कर करके मार्क्स लेके आने होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसी में ही मार्क्स इनके कम आने के चक्कर में ओवरऑल बैंड कम हो जाता है। मैं अपने मार्क्स पहले बताया था आपको, मेरे 777-6 आए थे। रीडिंग राइटिंग में मेरे 6 आए थे और बाकी 3 मॉड्यूल में 7 आए थे, तो ओवरऑल मेरा 7 बन गया था बैंड, विच इज़ मोर देन गुड। आउट ऑफ 9 मेरे 7 बैंड आए थे। ओके, और मेरी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैं एलिजिबल हो गया था अपने आइल्स के मार्क्स पर ही। ओके, 7 इज़ अ वेरी गुड मार्क्स ओवरऑल बैंड। ओके, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरे पहले 5.5 आए थे राइटिंग में, पर मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे 5.5 नहीं आ सकते। मैंने बहुत अच्छा दिया था टेस्ट अपना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रीचेक करवाऊंगा अपना पेपर आइल्स का। तो अब लोगों को ये नहीं पता कि हम आइल्स का पेपर रीचेक भी करवा सकते हैं। सारी चीज़ें रीचेक नहीं करवा सकते, एटलीस्ट 2 चीज़ें तो हम रीचेक करवा ही सकते हैं जिसमें हमारे मार्क्स चेंज होने के चांसेस होते हैं। 30% चांसेस होते हैं हमारे मार्क्स अपडेट होने के। और अगर मेरे 5.5 आए थे पहले वाले में, मतलब जो पहला जो दिया था मैंने, तो 5.5 आए थे, और अगर मेरे 5.5 से 6 हो जाते तो मेरा बैंड 6.5 ओवरऑल से 7 हो जाता, जो कि हुआ। मैंने एक बार ही टेस्ट दिया है, तो 5.5 मेरे आए थे राइटिंग के अंदर। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे 5.5 नहीं आ सकते, तो मैंने
फैसिलिटी अवेल की थी EOR की, इंक्वायरी ऑन रिजल्ट, इसको बोलते हैं इंक्वायरी ऑन रिजल्ट। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। आइल्स के अंदर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट क्या होता है आपको सब पता चल जाएगा। ओके, ये 9000 अलग से मैंने पे किए थे आइल्स को। ओके, कैम्ब्रिज वालों को अलग से मैंने 9000 पे किए थे कि उनको बोला था कि मैं ये फैसिलिटी लेना चाह रहा हूँ EOR की। मैं किस किस की चीज़ के लिए ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ आपका स्पीकिंग के लिए। मैं ना असल में 9000 रुपीज़ पे करने थे और मैं 2 या 3 मॉड्यूल को टिक कर सकता था कि मुझे जिन जिन मॉड्यूल्स की चेकिंग करवानी है, जैसे 4 मॉड्यूल है तो किन किन मॉड्यूल की मुझे चेकिंग करवानी है। तो मैंने अपनी राइटिंग की और स्पीकिंग की दोनों मॉड्यूल्स को चेकबॉक्स को टिक किया था मैंने। आप सोच रहे होंगे ये इसका रीडिंग का और लिसनिंग का क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, रीडिंग और लिसनिंग में हमारे उनके पास जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी आंसर्स होते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, 1 वर्ड आंसर्स होते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। कि मान के चलो एक का आंसर है बॉल, उस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर है बॉल, तो बॉल गलत नहीं हो सकता चेकिंग के टाइम में। अगर आपने वो बॉल लिख रखा है आंसर तो यस हो गया, अगर नहीं लिख रखा तो नो है, 0 मार्क्स। तो कभी भी रीडिंग में और लिसनिंग में अपना EOR इंक्वायरी ऑन रिजल्ट जो है फैसिलिटी वेस्ट मत करना। मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपके चेंज होने के चांसेस हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके आपके स्पीकिंग में या फिर आपके होते हैं राइटिंग में। क्योंकि राइटिंग में जो पर्सन चेक करता है वो एक ह्यूमन है। अब जैसे मैं अगर टीचर हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग एक एस्से को लेकर या एक पैराग्राफ को लेके सेम नहीं हो सकती जो कोई और टीचर है। ओके, तो इसीलिए चांसेस होते हैं चेंज होने के मार्क्स के। सेम गोज फॉर आपका स्पीकिंग। जो पर्सन मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मान के चलो मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग सामने वाले पर्सन की इंग्लिश स्पीकिंग से अलग हो सकती है किसी और की अंडरस्टैंडिंग से, तो मार्क्स चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप EOR फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, रीचेकिंग वाली फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीकिंग एंड राइटिंग में ही आप अपना EOR फैसिलिटी अवेल करो। और ये 9000 रुपीज़ की है और ये कम्प्लीटली रिफंडेबल है। अगर आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं, सही है। अगर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं तो आपके 9000 गए। और लकीली आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड मेरे मार्क्स 5.5 से 6 हो गए, जिसने मेरा रीचेक किया पेपर राइटिंग वाला है, और मेरे जो ओवरऑल बैंड है वो 6.5 से 7 हो गए। और मैं इतना रिलीफ हुआ और मेरे 9000 भी मेरे वापस आ गए थे। सो सी इट वॉज ऑल हार्ड वर्क है और पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। इस टाइम में मैंने अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया था कि कहाँ पे मैंने अप्लाई करना है। ओके, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, आके बताऊंगा भी कैसे हमें आइल्स का जो पेपर है वो बुक करना है। ओके, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि जो किन किन बुक से मैंने तैयारी की थी। मैंने आइल्स एकेडमिक कैम्ब्रिज की बुक्स होती हैं विद आंसर्स, ये आप सर्च कर लेना, अमेज़ॉन पे भी आ जाएंगी। 100-200 रुपये के सैम्पल पेपर होता है। एक कॉपी के एक बुक के अंदर 4 सैम्पल पेपर होते हैं, उसके साथ उसके आंसर्स भी होते हैं, पीछे लिखे होते हैं आंसर्स। उसके मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मेरे पास कैम्ब्रिज आइल्स कैम्ब्रिज विद आंसर्स की जो बुकलेट थी वो वर्जन 10, 11, 12, 13, 14 की तो बुक्स थी और 15, 16 के पूरे प्रिंट आउट थे मेरे पास। तो मैंने कम से कम 7-8 वर्जन्स की पूरी बुकलेट्स की प्रिपरेशन की थी। रोज़ के मैं 2 सैम्पल पेपर कवर करता था प्रैक्टिस के लिए। देखो ये बुक्स हैं आइल्स 10, 11, 12, 13, 14। ओके, आइल्स एकेडमिक है, विद आंसर्स है। ये विदाउट आंसर बुक्स भी आती हैं, पर विदाउट आंसर वाली मत लेना, चेक कैसे करोगे आप, सही है। अब साथ में मुझे मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स ने आइल्स एसेंशियल गाइड जो हैं, ये दोनों प्रिपरेशन गाइड्स जो हैं ये दोनों दे दी थी प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ में वो जो उस एनवलप के अंदर मेरे पास 15 और 16 है।